Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is our modern Indian history series. Okay, in the last lecture we studied about the downfall of Mughals. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में डाउनफॉल ऑफ मुगल्स के बारे में जाना और साथ ही साथ उनकी 1707 के बाद जो भी क्रोनोलॉजी आई थी फ्रॉम बहादुर शाह 1 टू बहादुर शाह 2, ठीक है, सॉरी नॉट टू, बहादुर जफर 2 तक हमने पूरा कंप्लीट किया। दैट मीन 1857 के रिवॉल्ट तक जो भी मुगल एम्परर थे, ठीक है, और क्या क्या बीच में इवेंट हुए। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर देयर फॉल। तो जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा है ज़रूर देखें, अदरवाइज़ ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। बिकॉज आज के इस लेक्चर में मैं जितने भी इंडिया के में दैट मीन्स मुगल्स के सक्सेसर स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, न्यू स्टेट्स थे, सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और याद रखना ये जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा, दैट मीन्स इंडिया इन 18th सेंचुरी, इट इज़ द लिंक। Okay, it is a link which is connecting two conquest. First is British conquest of European power और थर्ड इज ब्रिटिश कॉन्केस्ट ऑफ इंडियन पावर। उनके बीच का लिंक है। अगर ये लिंक समझ में नहीं आएगा तो थर्ड चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इन दो लेक्चर पे अच्छा फोकस करना। टुडे आई विल ट्राई कि जितने भी हमारे स्टेट्स थे, मॉडर्न स्टेट्स जो आए थे, अवध, बंगाल, ये सब कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। तो इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट रीजनल स्टेट्स इमर्ज होकर आते हैं डाउनफॉल ऑफ मुगल्स के बाद, ठीक है, जिसमें मेनली 3 स्टेट्स थे, सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट एंड न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी जर्नी चालू करेंगे हैदराबाद से, दैट मीन्स फ्रॉम अ सक्सेसर स्टेट। तो देखो, दिस इज द मैप ऑफ हैदराबाद ऑफ 1767। काफ़ी बड़ा था हैदराबाद अगर आप देखो तो। अगर यहाँ पर आप देखो तो सम पार्ट ऑफ उड़ीसा वॉज ऑल्सो देयर, ठीक है, सम पार्ट ऑफ बिहार, आंध्र प्रदेश, देन यहाँ पर दैट मीन्स कर्नाटका का भी काफ़ी पार्ट था। कर्नाटक के बाद थोड़ा बहुत पार्ट अगर आपको देखोगे तो सेंट्रल इंडिया भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कर्नाटका, एंड दिस इज कंप्लीट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो काफ़ी बड़ा था उस टाइम पे बंगाल। ओके, इट वाज आल्सो वन ऑफ द पावरफुल और रिचेस्ट प्रोविंसेस ऑफ मुगल एम्परर, ठीक है। देखो, जो रियल में हैदराबाद का आइडिया था वो जुल्फ़िकार खान के दिमाग में आया था। आप सभी को पता है कि जो हमारे जहांदर शाह थे, ठीक है, जहांदर शाह जो राजा बनते हैं उसमें सबसे बड़ा मेन रोल था जुल्फ़िकार खान का। जुल्फ़िकार खान काफ़ी ट्राई करते हैं कि वो अपनी पावर अपने हाथ में एक्वायर करे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुगल एम्पायर का उसको अच्छा करे, ठीक है। लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया था कि जब तक ये नोबल्स रहेंगे लाइक सैयद ब्रदर्स, निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ, ये लोग मुझे काम करने नहीं देंगे। तो उनके दिमाग में आइडिया आ गया था कि द इट इज़ वेज टू दैट मीन्स improve or reform the Mughal emperor. Instead of that, I should go to Hyderabad, that I should go to that Deccan, एंड वहाँ पर मैं अपना कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट कर लूँ। लेकिन उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि इनकी डेथ 1713 में हो जाती है और ये जो इनका आइडिया रहता है हैदराबाद का वो कंप्लीट नहीं होता है, फाइन है। इसके बाद किलिच खान आते हैं, ठीक है, किलिच खान आते हैं। किलिच खान के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको नाम याद नहीं होगा ना। ओके, पता है नाम क्यों याद नहीं है? जस्ट बिकॉज कि मैंने उनका नाम ही वहाँ पर दूसरा लिया था। नाम मैंने क्या लिया था? निज़ाम उल मुल्क। अब याद आया? मोहम्मद शाह के टाइम के थे, ठीक है। सैयद ब्रदर को हटाने में सबसे बड़ा रोल निज़ाम उल मुल्क साहब का था। उन्होंने भी काफ़ी ट्राई किया कि भैया मोहम्मद शाह, भैया आप नीचे रहो, मुझे काम करने दो, मैं मुग़ल एम्पायर को रिफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन सिंपल सी बात है, अब मुगलिया सल्तनत तो जा चुकी थी, तो उनको भी समझ में आ गया कुछ नहीं होने वाला। तो फाइनली जो जुल्फ़िकार खान का आइडिया था वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और पहुंच गए डेक्कन के जो वाइसरॉय थे उस टाइम पे, उनको हराने के लिए। मैंने बताया था वाइसरॉय क्यों रहता था, गवर्नर क्यों रहता था, जस्ट बिकॉज कि सब के सब मुगल को अपना राजा मानते थे थ्योरी में, बट नॉट इन प्रैक्टिकल सेंस। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया लास्ट लेक्चर में, तो उसके लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मुबारिज़ खान थे उस टाइम पे और उनको फाइनली किलिच खान ने हरा दिया और उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया निज़ाम उल मुल्क, और अपने ही हाउस का, दैट मीन्स डायनेस्टी आप कह सकते हो, उसका स्टैब्लिशमेंट किया, जिससे उनका पूरा नाम पड़ गया निज़ाम उल मुल्क असफ झा, ठीक है, निज़ाम उल मुल्क असफ झा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट हैदराबाद के बारे में। इससे ज़्यादा जानने की कोशिश मत करना। यूपीएससी अगर उसे पूछना भी होगा तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पूछेगी कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद, या फिर मैच द कॉलम आ जाएगी कि हैदराबाद दे देंगे, बंगाल दे देंगे, अवध दे देंगे, और तीनों का फाउंडर लिख देंगे और मैच द कॉलम करवा लेंगे। पॉलिटिक्स नहीं आने वाली, डोंट वरी, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ लिखवाया भी नहीं ज़्यादा। अदरवाइज मेरे पास 5 से 6 पेज का मटेरियल है हर एक टॉपिक के बारे में, बिकॉज आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम द मॉडर्न इंडिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, तो काफ़ी मटेरियल है, आई कैन प्रोवाइड इट। बट हमें यूपीएससी करना है भाई,
आपको मेरी तरह ग्रेजुएशन नहीं करना किसी भी सब्जेक्ट में, याद रखें ना, तो इसलिए कम बताऊंगा और उतना ही बताऊंगा जितना आने वाला है। फाइन। तो ये हैदराबाद का मैप आपने देख लिया, हैदराबाद का फाउंडर देख लिया। नाम याद रखना भाई, निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ, और ओरिजिनली नाम क्या था, किलिच खान। इसके बाद दूसरा प्रोविंस आता है अवध। देखो अवध यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, दिस इज अवध। ओके, लेट मी चेंज द पेन, आपको अच्छे से दिखाई देगा, रेड कलर ले लेता हूँ। दिस इज अवध, ठीक है। ये आपने देखा औदे लिखा हुआ है, बिकॉज हम इसे औद बोलते थे। ब्रिटिश वाले इडियट थे, जरा सा औद नहीं बोल सकते थे, अवध बोलना है, मूर्ख। कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर काफ़ी पार्ट बिहार का है, ठीक है। थोड़ा बहुत यूपी का पार्ट आता है और थोड़ा बहुत बिहार का, मैक्सिमम बिहार का पार्ट है अगर औध में देखो तो आप, ठीक है। मैक्सिमम इट इज़ बिहार। तो क्या होता है, इसके जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था सादत खान, ठीक है, सादत खान। और याद रखना, सैयद ब्रदर को हटाने में सादत खान का काफ़ी बड़ा रोल था, ठीक है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छी पोजीशन दे दी जाती है, मतलब काफ़ी अच्छा मनसाब दे दिया जाता है। दैट मीन्स 2 to 3,000 के आसपास का मनसाब दे दिया जाता है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं मेन जो पॉलिटिकल पावर के बीच में और सदत खान के बीच में रिगार्डिंग द रिफॉर्म्स ऑफ मुगल एम्प्रर, और अल्टीमेटली उनको वहाँ से लात मार के निकाल दिया जाता है, धक्के मार के निकाल दिया जाता है। लेकिन वो पहुँच जाते हैं कहाँ, अवध में, और वहाँ पर अपने लिए एक नया किंगडम कार्व आउट करते हैं, अपनी आर्मी के साथ, अपने दिमाग के साथ नया किंगडम फाउंड आउट करते हैं। और उनको पॉपुलरली कहा जाता था बुरहान उल मुल्क, ठीक है, बुरहान उल मुल्क। ये जो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता था निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ। इनको कहा जाता है अवध वालों को बुरहान उल मुल्क, ठीक है, बुरहान उल मुल्क। नाम याद रखना, सादत खान, बुरहान उल मुल्क, ठीक है, भूलना नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है इनके साथ, ये ना डिप्रेशन के शिकार थे, मेरे को तो ऐसा लग रहा था। देखो हुआ क्या, नादिर शाह का इन्वेजन बढ़ रहा था, ठीक है। हमारे जो नादिर खान साहब हैं वो लगातार अपना इंडिया की तरफ उनका इन्वेजन बढ़ते जा रहा था। और जैसे इन्वेजन बढ़ रहा था उनको ये डर था कि ये लोग भाई अवध तक भी आ जाएंगे, मतलब उनको लग रहा था कि आई वोंट बी एबल टू प्रोटेक्ट इट, और जब मुगल एम्पायर को उन्होंने जेल में डाल दिया तो मुझे तो मार ही डालेंगे, इस टाइप की सोच इनके मन में डेवलप हो गई। काफ़ी प्रेशर आने लगा और अल्टीमेटली उन्होंने सुसाइड कर लिया। सोचो, राजा साहब ने सुसाइड कर लिया, तो उनका अंत हुआ। उसके बाद उस अवध की जो सत्ता आती है वो सफदर जंग के पास आती है, और सफदर जंग तो फिर काफ़ी अच्छे से रूल करते हैं कुछ टाइम तक, बट इनके जो सक्सेसर थे वो उस तरीके से रूल नहीं कर पाते हैं, एंड अल्टीमेटली इट कम्स इनटू सब्सिडरी अलायंस। वो भी बताऊंगा कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में, डोंट वरी, हर चीज़ पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, सब फ्री में है, आराम से मजे लो, मजे से पढ़ो। इसके बाद अगला जो प्रोविंस आता है वो हमारे साथ आता है बंगाल, ठीक है। बंगाल तो काफ़ी डिस्कस करना है यार, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इसके फाउंडर के बारे में जानेंगे, बिकॉज बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ बक्सर है, रॉबर्ट क्लाइव है, बहुत डिस्कस करेंगे बंगाल के बारे में। अब बंगाल का मैप देख लो, ये देखो, दिस इज बंगाल। फर्स्ट लेट मी चेंज द पेन, ये रहा बंगाल, ये देखो। अच्छा, दिस इज बिहार, ओ दिस इज बंगाल, या दिस पार्ट, यहीं से आप ले सकते हो, ठीक है। दिस इज बंगाल, दिस वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस, सबसे बड़ा प्रोविंस और सबसे रिचेस्ट प्रोविंस। अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें प्रेजेंट डे बंगाल तो आता ही आता है, कंप्लीट बांग्लादेश आता है, काफ़ी पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड बिहार भी आता है। तो इट वॉज़ वेरी रिच एंड इट वॉज़ वेरी बिग, आप खुद देख सकते हो, काफ़ी बिग था। और इसकी जो फाउंडेशन थी वो एक्चुअली 2 रूलर के द्वारा डाली गई थी, एक थे मुर्शिद कुली खान और दूसरे थे अली वर्दी खान, मतलब दोनों ने मिल के इसकी फाउंडेशन की। लेकिन मुर्शिद कुली खान बिकेम द किंग। अब हमारे जो अली वर्दी खान साहब थे उनको लग रहा था कि अगले किंग वो बनेंगे, लेकिन होता ये है कि उनके जो बेटे रहते हैं शुजाउद्दीन, वो किंग बन जाते हैं, तो इसके देख के वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी खुश हो जाते हैं बिकॉज इनकी मौत जल्दी हो जाती है। लेकिन अब इसके बाद फिर से गुस्सा हो जाते हैं वो, बिकॉज उसके बाद जो शुजाउद्दीन का किंग रहता है, दैट बेटा रहता है सरफराज खान, वो राजा बनता है। मतलब उसमें बोला भाई अर्थ हो गई यार, मतलब मैंने साथ में बनाया था तो एक्चुअली में बनना तो मुझे था किंग इसके बाद, लेकिन बना ये, मैंने टॉलरेट कर लिया। अब उसके बाद उसका बेटा आ गया, तो दिस इज़ नॉट टॉलरेबल, और ये अली वर्दी खान साहब उसको मार देते हैं और खुद ही किंग बन जाते हैं। फिर इसके बाद इनका बेटा आता है शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला, और वो फाइनली बैटल ऑफ प्लासी हारता है, तो दैट वी विल डिस्कस इन बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। इसके बाद एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट किंगडम था, वो था मैसूर, ठीक है। मैसूर, टीपू, हैदर अली, सब सुना है ना, नहीं सुना तो यहाँ सुन लोगे, डोंट वरी। देखो होता क्या है, आपने बैटल ऑफ टालीकोटा के बारे में सुना होगा, ठीक है। बैटल ऑफ टालीकोटा में क्या होता है, जितने भी दैट मीन्स डेक्कन सल्तनत रहती है, मुसलमान वाली सल्तनत रहती है, वो मिलती हैं साथ में, बीजापुर हो गया, गोलकोंडा हो गया, सब मिलते हैं और विजयनगर को बैटल ऑफ टालीकोटा में हरा देते हैं, और विजयनगर एम्पायर कोलैप्स होना चालू हो जाता है, ठीक है, बिकॉज दैट वॉज अ डिसीसिव ब्लो
टू द विजयनगर एम्पायर। और उसी में कुछ, अब जैसे जानते हो जब क्या रहता है ना कि जब भी वॉइड आएगा, मैंने आपको बताया था, जब भी गैप आएगा, पावर गैप आएगा, तो कोई ना कोई पावर को कैप्चर करेगा। जैसे जब मुगल्स हटे तो ये सब के सब स्टेट्स आना चालू हो गए, अवध, बंगाल, मैसूर। तो उसी वे में जब विजयनगर हटा तो उस टाइम पे वुडियार नाम के रूलर हुआ करते थे, ठीक है, वुडियार्स हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, अपने लिए यहाँ पर किंगडम कार्व आउट कर लिया। देखो यहाँ पर देखो, मैसूर, अगेन पेन, अरे भाई कितना पेन चेंज करना पड़ता है। ये देखो मैसूर, दिस इज मैसूर, यहाँ थोड़ा चेंज हो गया, ये देखो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लगभग कर्नाटका ही है, ठीक, कर्नाटका थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और ये सब है। तो ये मैसूर का मैप है, ठीक है। तो वुडियार जो डायनेस्टी थी उन्होंने फॉर्म किया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, वुडियार को धोखा देने के लिए हमारे नंजराज एंड देवराज, ये कुछ मिलिट्री लीडर टाइप के रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, वुडियार के जितने भी नए बेटे आते हैं उनको अपना पपेट बना लेते हैं और पूरी पावर खुद एक्सरसाइज करते हैं। अब ये लोग भी थोड़े रंगीला वाले टाइप के थे, रंगीला याद है ना, लास्ट लेक्चर बताया था, रंगबाज हैं। तो ये लोग अपनी, समझ रहे हो, लग गए शॉप में। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि मराठास और निज़ाम का जो इनकर्सन था वो काफ़ी बढ़ता गया, ठीक है। जैसे ही देखो यहाँ पर ये रहे निज़ाम साहब, ये अटैक कर देगा, भाई मुझे भी टेरिटरी चाहिए, यहाँ से मराठा लोग अटैक करते रहे, तो ऑटोमेटिकली जो मैसूर था कमज़ोर होता गया। तो उस टाइम पे एक काफ़ी पावरफुल लीडर की ज़रूरत थी जो मैसूर को बारे। और ये जो हमारे नंजराज और देवराज के फेवरेट थे हैदर अली साहब, ठीक है, ही वॉज अ सोल्जर, ठीक है। जब रिक्रूट किया गया तो सोल्जर थे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, दैट मीन्स अपनी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी से, इंटेलेक्ट की वजह से पहुँचते पहुँचते आर्मी कमांडर तक पहुँच गए थे। और लेट मी रिमाइंड यू, ही वॉज अनएजुकेटेड पर्सन, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, उनसे कुछ पढ़ते लिखते नहीं आता था, बट ही हैड अ ग्रेट इंटेलेक्ट एंड ही वॉज अ डिप्लोमेटिक पर्सन। और ये बन जाते हैं हमारे किंग, द नॉट किंग, याद रखना ये मिलिट्री कमांडर थे, किंग अभी भी ये वुडियार हैं, ठीक है, याद रखना, नंजराज और देवराज भी किंग नहीं है, रियल किंग वुडियार डायनेस्टी है, ठीक है। और फाइनली इनकी जो हमारा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें कैंसर के दौरान इनकी मौत हो जाती है। उसके बाद टीपू जो है वो अगला मिलिट्री कमांडर बनता है, याद रखना, टीपू बिकेम द मिलिट्री कमांडर, ठीक है, मिलिट्री कमांडर बनता है सेकेंड, दैट मीन्स जो अपना सेकेंड बैटल रहता है, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें बनता है, याद रखना, मिलिट्री कमांडर, सुल्तान नहीं। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है जिसमें कि टीपू हार जाता है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम होती है, सब बताएंगे यार, डोंट वरी, बस स्टोरी सुनो। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम होती है, उसमें हमारे जो टीपू साहब है वो हार जाते हैं। और उसके बाद एक और इवेंट होता है कि जो एक वुडियार राजा रहते हैं, पपेट राजा रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद सिंपल सी बात ये थी कि इन्हें कमांडर ही रहना था, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ कमांडर, ठीक है, इनको कमांडर ही रहना था और इनको त्रिपाठी जी बनने की कोशिश नहीं करनी थी, ठीक है। और जो नए वुडियार राजा थे उन्हीं को क्राउन करे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई मैं इस वुडियार राजा को नहीं मानता हूँ, आई डिक्लेयर माई सेल्फ एज सुल्तान। मतलब जो हैदर अली साहब थे, ही डाइड एज अ मिलिट्री कमांडर, बट टीपू सुल्तान डाइड एज अ सुल्तान, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर सबसे पहले मिलिट्री कमांडर बनते हैं, और जैसे ही वुडियार के जो राजा हैं उनकी डेथ हो जाती है तो वो क्या, सुल्तान अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, वो अपने आप को क्या करते हैं, सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं। अब थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज जब मैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बताऊंगा तो वहाँ पर ये सब दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, सीधे सीधे बैटल पे आएंगे, क्या कॉजेस थे, क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या ट्रीटी साइन हुई और क्या क्या निकल के आया उन ट्रीटी से, ठीक है, सिर्फ वही सब बस डिस्कस करेंगे। तो टीपू सुल्तान इज कॉल्ड एज टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है, इनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। और इन्होंने क्या की थी, अपनी जो आर्मी थी उसको यूरोपियन मॉडल में ढालना चालू कर दी थी, ठीक है, यूरोपियन मॉडल में ढालना चालू कर दी थी। जो निज़ाम थे, अवध था, बंगाल थे, सब के सब क्या मूर्खता कर रहे थे यार, मतलब ब्रिटिश आर्मी ले रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि भाई इससे अच्छा मैं खुद की आर्मी ब्रिटिश की तरह बना लूँ। तो उन्होंने क्या किया कि फैक्ट्रीज बनाई, गन फैक्ट्रीज बनाई, ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंच की हेल्प की, क्योंकि इन्हें पता था कि जो ब्रिटिश है वो हेल्प नहीं करेंगे और फ्रेंच ब्रिटिश के दुश्मन थे इसलिए वो हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी भी लगाई और फ्रेंच की वजह से अपनी जो काफ़ी आर्मी थी उसको बड़ा करने गए, ठीक है, बड़े करते गए। अब यहाँ पर उन्होंने एक दिमाग का काम और किया था कि उन्होंने कभी भी फ्रेंच को प्रेशर ग्रुप बनने नहीं दिया। मतलब देखो, जो निज़ाम लोग थे और आप कह सकते हैं अवध वाले थे और बंगाल वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश को अपनी पॉलिटिक्स में हावी होने का मौका दिया। लेकिन टीपू ने बोला, देख भाई आ रहा है ना, सीधे सीधे मेरी आर्मी को ये सिखा कि गन कैसे यूज़ करते हैं, गन कैसे बनती है, फैक्ट्री कैसे बनती है, बस ये बताओ और निकल लो, ज़्यादा दोस्ती निभाने की ज़रूरत नहीं है, ओके, दिस ही डॉट इट। तो काफ़ी अच्छे से टीपू सुल्तान हैंडल कर रहे थे। साथ ही साथ इनका जो रोल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट था।
ठीक है, जो आप कह सकते हैं इंडिया में जो रॉकेट टेक्नोलॉजी आई थी उसके ये स्रोत करता थे, मतलब पायोनियर थे। ठीक है, इन्होंने लाई थी। साथ ही साथ इन्होंने एक मिलिट्री मैनुअल लिखी थी रिगार्डिंग रॉकेट, कि कैसे रॉकेट को यूज़ किया जाता है, कब रॉकेट को यूज़ किया जाता है, एवरीथिंग ही रोड। मतलब ये काफ़ी पढ़े लिखे भी थे। ठीक है, इसके बाद अब जब इन्होंने फ्रांस के बारे में अटैच होना चालू हुआ तो उन्हें फ्रांस से काफ़ी दैट मीन्स इंस्पायर हो गए अबाउट द दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1789 में होता फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उन्होंने काफ़ी पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो ये सब ध्यान रखते हुए उन्होंने लिबर्टी ट्री सेरिंगापट्टम में लगाया। ठीक है, साथ ही साथ जैकोबिन क्लब के मेंबर भी बने ये। ठीक है, जैकोबिन क्लब आपको पता होगा, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था तो उसके बाद जो पावर थी कुछ टाइम बाद 1791 से 92 के आसपास पावर चली गई थी जैकोबिन क्लब के पास। ठीक है, विच वॉज हेडेड बाय रॉब्सपियर। ठीक है, जैकोबिन वॉज अ पार्टी ऑफ रॉब्सपियर। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए जैकोबिन क्लब के मेंबर बने कि बोले भाई मैं भी आपकी पार्टी का मेंबर बनना चाहता हूँ, तो बन गए, लिबर्टी ट्री स्टैब्लिश की। ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड है। ठीक है, आई होप आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा हो वर्ल्ड हिस्ट्री में, नहीं पढ़ा हो तो आई एम देयर फॉर यू, आई विल टीच यू, डोंट वरी। बट इनके रिगार्डिंग बड़ी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी है। अभी क्या हुआ था आपको याद है कि कर्नाटका में सबसे पहले किसकी गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट हुई थी। तो उन्होंने बोला कि भाई हम टीपू जयंती बनाएंगे, लेकिन जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आती है बोलती है भाई हम कोई टीपू जयंती नहीं बनाएंगे। तो देर द कंट्रोवर्सी। ठीक है, देर द कंट्रोवर्सी। और कंट्रोवर्सी ये है कि एक सेक्शन ऑफ जो पीपल है वो दिखाता है कि टीपू जो थे, जिनको देशभक्त दिखाया जाता है, वो देशभक्त नहीं थे, वो एक टारेंट थे। ठीक है, दैट मीन्स ही वॉज एब्सोल्यूट डेस्पॉट, इस टाइप के राजा थे। और क्यों? बिकॉज ये बताया जाता है कि उन्होंने काफ़ी टेम्पल डिमोलिश किए। ठीक है, उन्होंने काफ़ी टेम्पल डिमोलिश किए। इसके बाद जो भी हिंदू कुर्ग थे और नायर्स थे उनके खिलाफ काफ़ी अत्याचार किए। ठीक है, ठीक है, ये कंट्रोवर्सी है, ओके, नो इशू। बट देर इज ऑल्सो अ सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन। ओके, सेकेंड साइड ये है कि जब आप याद रखो, आपने देखा कि उन्होंने कुर्ग और नायर्स को मारा, तो आपका कहना ये है कि उन्होंने हिंदूज को मारा। ठीक है, लेट मी वेरी क्लियर, उन्होंने शायद तक ये वर्ड नहीं पढ़ा था, मोपला। ठीक है, जब मोपला ने टीपू सुल्तान की अथॉरिटी को डिफाई किया, उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम टीपू के राज को नहीं मानते हैं, ही इज़ नॉट आर सुल्तान, उन्होंने मोपला को भी पनिश किया। तो ही पनिश्ड एज अ किंग, वो चाहते तो नहीं करते, मुस्लिम थे ना। तब लोगों का ये बोलना कि मतलब वो हिंदू मुस्लिम में डिफरेंस करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने मोपला को भी पनिश किया था। ठीक है, साथ ही साथ ठीक है उन्होंने टेम्पल को डिमोलिश किया, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो गेव एड टू शारदा पीठ। ठीक है, शारदा पीठ को शंकराचार्य के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, जिन्होंने अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी थी। फिर उनके जो शिष्य है रामानुजा, उन्होंने द्वैतवाद की फिलॉसफी दी थी। आई थिंक आप सबने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा ये। ठीक है, पढ़ते रहो, अच्छा रहता है, अद्वैतवाद द्वैतवाद काफ़ी अच्छी फिलॉसफी है सब। तो शारदा पीठ शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया था केरला में। ठीक है, उनका उसको भी काफ़ी उन्होंने ग्रांट दी थी। तो लोग इस चीज़ को नहीं बताते, इस फैक्ट को नहीं बताते हैं। ठीक है, अब उन्होंने ये सब कुर्ग को मारा, नायर को मारा, हो सकता है कि उस टाइम कंडीशन ऐसी बनी हो, ये हो वो हो, बट जो भी है मैंने आपके सामने दोनों पॉइंट रख दिए कंट्रोवर्सी के। एक पार्ट ये भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों पार्ट रख दिए हैं। अब जिसकी जो एनालिसिस है लिख देना भाई, बिकॉज ना ही मैं हिंदू हूँ ना ही मैं मुस्लिम हूँ, आई एम जस्ट एन इंडियन। जो इंडियन है वो मेरा भाई है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, ही इज़ माई ब्रदर। ओके, सिंपल सी बात ये है। हम हिंदू मुस्लिम के डिबेट में नहीं पढ़ते हैं, हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, इंडियन को समझते हैं, इंडियन को देखते हैं। ओके, आप भी इंडियन को देखिए। इसके बाद आते हैं हमारे सिक्स, महाराजा रंजीत सिंह, ही वॉज अ ग्रेट मैन। आपको पता है कि पूरे एशिया में सबसे पावरफुल आर्मी किसकी थी? फर्स्ट नंबर में आर्मी किसकी थी? सिंपल सी बात है भाई, ब्रिटिश की, नो डाउट। सेकंड नंबर पे किसकी थी सबसे पावरफुल एरिया, वो भी पूरे एशिया में पूछ रहा हूँ, मतलब चाइना साउथ ईस्ट सब एशिया में लाके, तो वो थी हमारे महाराजा रंजीत सिंह की। ओके, ही वॉज अ ग्रेट मैन, महाराजा रंजीत सिंह की। और इन्हीं की औकात से जो हमारा सिख एम्पायर था लंबे टाइम तक सर्वाइव किया। दैट मीन्स आपको बता दूं, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1840s के आसपास हमारे रंजीत साहब की डेथ होती है। ठीक है, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है। दैट मीन्स आई थिंक इट वॉज 1835 के बाद, और ठीक है, और 1840 इसके बीच में होती है। एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट रिमेंबर, दैट मीन्स मुझे अभी डेट याद नहीं है, तो ये डेट देख लेना। और उसके 5 साल के अंदर पूरा सिख एम्पायर को ब्रिटिश एम्पायर ने अपने अंदर कर लिया। सिर्फ और सिर्फ ये लोग वेट कर रहे थे कि कब महाराजा जी जाएं और हम सिख को अपने अंदर डाल लें। ठीक है, तो इतनी पावर थी कि ब्रिटिश भी इनकी सत्ता को मानते थे। ठीक है, तो देखो इनकी शुरुआत कहाँ होती है सिख एम्पायर की। आप सब जानते हैं गुरु नानक देव जी थे, वो तो काफ़ी मतलब पीसफुल टाइप के थे, गांधी जी टाइप के थे। ठीक है, उनका ये था कि सारे रिस्पेक्ट की ये करो, दैट मीन्स रिस्पेक्ट करो, एंड ऑल दोज थिंग्स वर देयर। बट आप सब जानते हैं कि मुगल्स की और
जो हमारे सिख थी उनकी फ़ाइट बढ़ती गई। एंड आई थिंक सेकंड जो गुरु थे अर्जन देव, उनको जहांगीर ने शायद तक मारा भी था। ठीक है। और जो गुरु तेग बहादुर जी थे, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी थे, उनकी तो औरंगजेब ने आई थिंक दैट मीन्स सबके सामने गला काट दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने पढ़ा है उनके बारे में। दैट मीन्स मैं काफ़ी गुरुद्वारा जाता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ। सो काफ़ी पढ़ा है दैट मीन्स सिक्स के बारे में मैंने। ठीक है। जो गुरु गोविंद जी महाराज फिर आते हैं और वो जो सिक्स हैं उनको एक वॉरिंग कम्युनिटी बनाते हैं। मतलब उनके जो पंच जो सिद्धांत आए थे, जिसमें उन्होंने बोला कि लंबे केश रखना है, आपके पास आपको एक वो तलवार टाइप की चीज़ रखनी है, दैन कड़ा रखना है, ठीक है, कंघा रखना है, लंगोट पहननी है, ये सब चीज़ें बताई। ठीक है। और एक तरीके से जो सिख्स जो काफ़ी पीसफुल हुआ करते थे, दे बिकेम अ वॉरिंग कम्युनिटी और काफ़ी पावरफुल। ठीक है। आपको ये भी पता होगा जब कश्मीर काफ़ी हद तक मुस्लिम्स के अंदर चला गया था, जो पठान्स थे उनके अंदर चला गया था, तो उस टाइम पे हमने जो सबसे पहली रेजिमेंट भेजी थी वहाँ पर सिख रेजिमेंट भेजी थी, बिकॉज हमें भरोसा था कि वो लोग बहुत आराम से उनको पीछे कर देंगे। ठीक है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ होती है, उसके बाद बंदा बहादुर सत्ता में आते हैं और ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, मैंने आपको बताया था। ठीक है। 1712 के आसपास। राजा का नाम याद रखना, बहादुर शाह वन जो थे। ठीक है। बहादुर शाह वन के टाइम पे इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद लगातार इन्वेजन चालू हो जाते हैं। नादिर शाह का इन्वेजन होता है, अहमद अब्दाली का इन्वेजन हो जाता है। मतलब आप देखोगे इस पार्ट में, देखो मेनली जो इन्वेजन हो रहा था कहाँ से हो रहा था, पर्शिया साइड से हो रहा था और मेनली अफगानिस्तान के थ्रू हो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी क्योस पैदा हो गया था और मुगल एम्पायर का जो सत्ता थी यहाँ पर एक तरीके से टूट गई थी। तो अब यहाँ पर सिक्स के बाद दिमाग आया, भैया क्यों ना हम अपनी सत्ता स्टैब्लिश कर दें। और एक तरीके से 12 मिसल को स्टैब्लिश किया जाता है। मतलब कह सकते हैं 12 ये छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, 12 लीडर ने अपने स्टैब्लिश किए। ठीक है। इस तरह 12 प्रोविंसेस स्टैब्लिश किए और शुरू में काफ़ी एगैलिटेरियन थे, काफ़ी अच्छा वेलफेयर कर रहे थे, लेकिन आखिरी में ना ये भी राजपूत टाइप के हुए थे। मतलब विदाउट एनी रीजन देवर फाइटिंग कि तुम सूर्यवंशी हो तो लड़ो, मैं रघुवंशी हूँ तो लड़ूँ, इस टाइप की प्रॉब्लम आना चालू हो गई थी। ठीक है। और उसी में एक मिसल थी जिसका नाम था शुकर चाकिया मिसल। इसमें जो थे वो थे महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं एक पूरा सिख एम्पायर बनाऊंगा। अल्टीमेटली वो सारी मिसलों को हराते गए और पूरा ये सिख एम्पायर इस्टेब्लिश किया। ठीक है। अगर आप देखो उनका जो एम्पायर था वो कंप्लीट यहाँ झेलम जो रिवर है, यहाँ से जो झेलम रिवर जाती है वहाँ से लेके कंप्लीट सतलेज रिवर तक था। और जो रंजीत सिंह का प्लान था, महाराजा रंजीत सिंह का प्लान था कि इनको आना था पूरे इंडो गंगेटिक प्लेन तक। मतलब आप कह सकते हो कि पूरा गंगा रिवर है यहाँ तक इनको फैलानी थी अपनी सत्ता। मतलब काफ़ी बड़ा एम्पायर बनाने का सपना था हमारे रंजीत सिंह साहब का, महाराजा रंजीत सिंह साहब का। और देखो इनके हाथ में कश्मीर भी है, याद रखना, वो कश्मीर है। अक्साई चीन वाला पार्ट नहीं है इनके हाथ में। ठीक है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ तिब्बत। देखो ये तिब्बत का पार्ट है उनके पास। मतलब एक्चुअली उस टाइम पे अक्साई चीन तिब्बत का ही पार्ट था। ठीक है। उस टाइम पे था भाई, ब्रिटिश टाइम पे नहीं। उस टाइम पे तो हमारे पास अफगानिस्तान भी था, तो आज हम बोल देंगे अफगानिस्तान चाहिए क्या हमें, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है। इसलिए अक्साई चीन इज़ आर पार्ट, नॉट देयर पार्ट। तो क्या हुआ कि वो एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1819 में साइन हो जाती है। देखो होता क्या है, जो लॉर्ड मिंटो साहब पावर में आते हैं, ठीक है, जब लॉर्ड मिंटो साहब पावर में आते हैं उस टाइम पे ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो रशिया जो है वो एक्सपेंड करना चाहता है साउथ साइड में। ठीक है। और ब्रिटिश को डर था कि कहीं वो इंडिया तक ना पहुंच जाए। तो अब सिंपल सी बात है कि उनको बफर बनाने थे रशिया और इंडिया के बीच में, जैसे कि अफगानिस्तान बफर हो सकता था। इसके बाद आप कह सकते हो सिख जो एम्पायर है वो बफर हुआ कर सकता था। ठीक है। ये काम हो सकता था ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक मैटक्लिफ डेलीगेशन भेजा रंजीत सिंह के पास, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के पास। और उसमें ये डिसाइड हुआ कि सबसे पहले तो ये था कि जो हमारे रंजीत सिंह साहब हैं वो सब्सिडरी अलायंस साइन करेंगे। तब पहला ये प्लान बन रहा था, या सिंपल सी बात ये बन रही थी कि हम पूरे जो सिख एम्पायर है उसको कब्जा कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रंजीत सिंह की आर्मी तो काफ़ी मॉडर्नाइज्ड है यार, मतलब काम के बंदे हैं ये, तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन कर लिया और बोला कि भैया आप सत्ते से आगे मत बढ़ना, वहाँ पर रूल करते रहो, वी डोंट हैव एनी इशू। ठीक है। तो ऐसा डिसीजन हो गया। इसके बाद रंजीत सिंह साहब एक और अग्रीमेंट साइन करते हैं, ट्रिपार्टी, दैट्स नॉट ट्रिपार्टी, ट्रिपेटाइट ट्रीटी। ठीक है। इसमें क्या होता है कि तीनों, दैट मीन्स रंजीत सिंह साहब और शाह शुजा, ठीक है, शाह शुजा, ये क्या थे, ये अफगानिस्तान के किंग बनना चाहते थे। और तीसरे नंबर पे थे दोस्त मोहम्मद को हटा के। ठीक है। उस टाइम पे जो किंग थे अफगानिस्तान के वो थे दोस्त मोहम्मद, और वो चाहते दोस्त मोहम्मद को हटा दिया जाए और शाह शुजा किंग बन जाए। और तीसरे थे ब्रिटिश। ठीक है। तीनों के बीच में ट्रीटी साइन होती है और ट्रीटी ये थी कि
ब्रिटिश और रंजीत सिंह दोनों हेल्प करेंगे शाह शुजा की कि अफगानिस्तान के थ्रोन पे आ जाए, और जो शाह शुजा है वो हमारी बात मानेंगे रशिया के मैटर में, मतलब रशिया के फेवर में नहीं जाएंगे, वो हमारे फेवर में हमेशा रहेंगे। तो ये डिसीजन होने वाला था, ठीक है। और रंजीत सिंह अलाउ करेंगे, महाराजा रंजीत सिंह अलाउ करेंगे कि यहाँ पर जो उनकी टेरिटरी है उसको ब्रिटिश यूज़ करेंगे अफगानिस्तान पहुँचने में, ठीक है, बिकॉज सी के थ्रू नहीं जाएंगे, सिंपल हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये डिसीजन हुआ था। तो ये ट्रिपार्टी ट्रीटी याद रखना, इसको आगे भी बढ़ाऊंगा, साइन हुई इसलिए यहाँ पर बता दिया, और कोई फैक्ट नहीं था। और मैंने बताया कि इट वॉज अ मॉडर्नाइज्ड आर्मी, इट वॉज सेकंड बेस्ट इन एशिया। तो ये हो गया 6, ठीक है। आई थिंक अब 20 मिनट्स हो चुके हैं, लेट मी चेक द टाइम, अगर बचा होगा तो आई विल कंटिन्यू, ओके। ओ 25 मिनट हो गए, वो काफ़ी टाइम हो जाएगा फिर तो। सो आई थिंक आज इतना ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद जो मराठास हैं, क्या बचा, मराठास बचा है और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बची है, ओके। आई थिंक वी शुड कंप्लीट इट, जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स मोर, ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके बाद कौन आते हैं हमारे सत्ता में, इसके बाद आ जाते हैं हमारे मराठास। तो मराठास के बारे में तो आप सब जानते हैं, इतनी मूवीज़ आई हैं इस बार, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, फिर बाजीराव मस्तानी, और पता नहीं कौन कौन सी मूवी आई हैं, ठीक है, कोई नहीं, चलो चालू करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो शिवाजी वाला पार्ट है वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बिकॉज वो मेडावल इंडिया का पार्ट है। आई विल स्टार्ट विथ पेशवा, ठीक है। तो जब पावरफुल पेशवास आते हैं, जैसे कि बाजीराव 1, बाजीराव 2, तो ये लोग क्या करते हैं, मुगल्स को डिफीट कर देते हैं, और मुगल्स को मालवा से हटा देते हैं, गुजरात से हटा देते हैं, और काफ़ी बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं अपना, ठीक है, काफ़ी बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं। मैप होगा आई थिंक, अच्छा नहीं है यहाँ पर, हाँ ये रहा, देखो बहुत ही बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं। अब निज़ाम यहाँ पर छोड़ दो बीच में, तो कंप्लीट यहाँ मराठास का राज था, मतलब बहुत पावरफुल थे मराठास टाइम पे, ठीक है। और साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया कि जो मराठास ने क्या किया, मुगल्स को प्रोटेक्शन देना प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, मुगल्स को प्रोटेक्शन देना प्रोवाइड कर दिया। मुगल्स टाइम पे वीक हो गए थे, उन्होंने बोला कि मुगल्स को वी विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, और दे बिकेम द किंग मेकर इन मुगल कोर्ट। जैसे सैयद ब्रदर थे कि भैया किसका किंग बैठेगा, तो इस तरीके से ये पावरफुल होते गए, ठीक है। पहले तो मुगल्स को हराया और दे बिकेम द किंग मेकर इन मुगल एम्पर, ठीक है। जब ये मुगल्स के किंग मेकर बन गए, तो सिंपल सी बात थी कि जो अहमद शाह अब्दाली था वो अफगान दैट इज़ पंजाब जो है, पंजाब पार्ट को पाना चाहता था, ठीक है, पंजाब पार्ट को पाना चाहता था वो। और दूसरी चीज़ ये थी कि वो चाहता था कि मुग़ल एम्पायर मेरे अंडर में रहे, तो उन्होंने अपने मंत्री भी बैठाए थे। लेकिन सिंपल सी बात है कि ऑलरेडी मुग़ल को प्रोटेक्शन किसने प्रोवाइड कर दिया था, मराठास ने। तो जब अहमद शाह अब्दाली आए, उन्होंने अपनी मंत्री बैठाए, ये सब किया, तो ये बात पता चली हमारे रघुनाथ राव जी को। और जब ये बात रघुनाथ राव जी को पता चली तो पहुंच गए, और उन्होंने क्या किया, अब्दाली के मंत्री को हटा दिया, साथ ही साथ पंजाब जो कि अब्दाली ने अपने अंडर ले लिया था उसको भी छुड़ा लिया। अब देखो, मतलब मुगल्स की वजह से मराठास और अब्दाली दोनों फेस टू फेस आ गए, और फिर दोनों मिलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के लिए, जहाँ पर जो हमारे रघुनाथ राव जी हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और फाइनली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो मराठास हैं वो हार जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे मराठास थे वो काफ़ी जल्दी रिकवर करते हैं और दोबारा सत्ता में आते हैं और काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। और याद रखना, इनके 4 ग्रुप्स थे, मतलब 4 चीफ्स थे, पेशवा ने डिसाइड किया था, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, होलकर ऑफ इंदौर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ठीक है, सिंधिया ऑफ ग्वालियर। तो इनको याद रखना, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास मैंने पढ़ाया नहीं है, बस मैंने ये बताया कि पेशवास के अंदर मराठास जो थे उन्होंने मुगल्स को धक्के मार के निकाल दिया मालवा से, गुजरात से, साथ ही साथ मुगल एम्पायर में वो दे बिकेम द किंग मेकर। लेकिन अब्दाली वॉज ऑल्सो विलिंग टू बी अ किंग मेकर, ठीक है, अब्दाली भी चाहते थे कि वो भी किंग मेकर बने, तो उन्होंने पंजाब पे कब्जा भी किया, साथ ही साथ अपने मंत्री भी बैठाए, लेकिन सबको रघुनाथ राव जी ने हरा दिया और जो पंजाब था उसको अपने कब्जे में डाल लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है, दोनों फेस टू फेस हो जाते हैं, और अब्दाली साहब थोड़े पावरफुल थे इसलिए वो जीत जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये थी कि जो पेशवास थे उन्होंने 4 चीज़ बनाए थे, एक थे गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, होलकर ऑफ इंदौर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ठीक है। और ये जो जितने भी शुरू शुरू में जब पेशवास ने इनको बनाया था तो ये पेशवा की सुना करते थे, ठीक है, पेशवा के अंडर रहते थे। लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ये लोग काफ़ी पावरफुल हो गए और पेशवा की बात सुनना बंद कर दी, और पेशवा भी फिर कुछ खास पावरफुल आए नहीं, ठीक है, काफ़ी दैट मीन्स बकवास टाइप के थे, मतलब बाजीराव 1, बाजीराव 2 इन सब के सामने तो कुछ भी नहीं थे, ठीक है। सोचिए मुगल्स को हटाना बहुत ही बड़ी बात थी भाई। तो ये मराठास के बारे में हमने कुछ खास डिस्कस नहीं किया है आज, मेनली हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे एंग्लो मराठा वॉर में, लेकिन थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो,
ठीक है, बिकॉज मैंने सोचा कि मैं सिख पढ़ा रहा हूँ, टीपू पढ़ा रहा हूँ, माइसौर पढ़ा रहा हूँ, बंगाल अवध सब पढ़ा रहा हूँ, तो मराठा को क्यों लीव किया जाए, उसको भी पढ़ा लिया जाए। और शिवाजी वाली स्टोरी आपको मेडावल इंडिया में मिलेगी। ठीक है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पेशवा से ही सब कुछ चालू होगा। ठीक है, याद रखना। अब हम देख लेते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी हमारी 18th सेंचुरी में। तो देखो उस टाइम पे एग्रीकल्चर ना काफ़ी स्टैगनेंट हो चुका था। स्टैगनेंट मतलब कि कुछ खास क्रॉप निकल नहीं रही थी। मतलब लास्ट ईयर अगर 10 kg निकली है तो इस बार भी कुछ 8 से 9, फिर 8 से 9, फिर 10, इस टाइप से कुछ निकल रही थी। रीज़न क्या था? बिकॉज देर वॉज नो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, कोई टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे थे। जैसे आपने देखा जब वहाँ पर रेनेसा आया था, मैंने आपको बताया था, याद है पहले लेक्चर में, जब रेनेसा आया तो वो लोग काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करना चालू कर दिए थे। लिग्यूमिनस क्रॉप, इंटर क्रॉपिंग, ये सब यूज़ करना चालू कर दी थी। तो उनकी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन इंडिया में नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर जो क्रॉप होती थी वो ब्रिटिश से ज़्यादा होती थी, बिकॉज हमारे यहाँ पर लेबर जो थी वो काफ़ी हार्ड वर्क करती थी। लेकिन उनका उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता था। जो मैक्सिमम रेवेन्यू था वो ज़मींदार के आसपास चला जाता था, और ज़मींदार से राजा के पास। और राजा क्या करता था? लड़ाई करता था, रघुवंशी, सूर्यवंशी, मतलब पूरा रेवेन्यू बेकार, कोई डेवलपमेंट नहीं। अगर यही रेवेन्यू को आप दोबारा यहाँ पर लगा देते एग्रीकल्चर में तो उनकी भी हालत सुधरती, आपकी भी हालत सुधरती, और ना ही इंडिया गुलाम होता। तो ये उस टाइम पे डार्क राजा थे, कुछ खास काम किया नहीं। ठीक है, और देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब हुई? जब इन्वेजन्स चालू हुए, जैसे नादिर शाह का इन्वेजन, अब्दाली का इन्वेजन। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये हुई कि जब इन्वेजन होते थे तो ये लोग नोबल्स को भी लूटा करते थे। मैंने बताया था कि नादिर शाह साहब ने जो सिटी थी, सिटी ऑफ दिल्ली थी, उसको पूरा मैसेकर कर दिया था और सब लूट लिया था जितना मिला उन्हें, लाइक पिकॉक थ्रोन, ये वो सब। तो जितने भी नोबल्स थे उनका पैसा खत्म हो गया। तो लोग क्या करते थे, जो टैक्स कभी 10% हुआ करता था उसको बढ़ा बढ़ू के 80% कर दिया करते थे। तो मतलब इनकी कंडीशन और ख़राब होने लगी थी इन्वेजन के बाद। ठीक है, लेकिन हमारी जो ट्रेड इंडस्ट्री थी वो काफ़ी डेवलप कर रही थी। जैसे मेटल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी थी, और जो सोसाइटी थी वो और ज़्यादा डिवाइड हो गई थी। मतलब हिंदूज़ के बीच में और बहुत ज़्यादा दैट मीन्स सब कास्ट आने लगी। ठीक है, और जब मुस्लिम्स आए तो उनकी बहुत सारी प्रथाएं थी, जैसे बुरखा प्रथा, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। तो उसका इम्पैक्ट हिंदूज़ की वुमेन पे और भी ज़्यादा पड़ा। मतलब वुमेन दैट मीन्स इसको देख के जो इंडिया दैट मीन्स हिंदूज़ की वुमेन थी उनका और भी ज़्यादा प्रोसिक्यूशन होना चालू हो गया और उनको दबाया जाने लगा, सब्जुगेशन होने लगा। और जो मुस्लिम्स थे दे देमसेल्फ वर डिवाइडेड। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि आई हैव नॉट रेड दैट होली कुरान, बट कि जो मुस्लिम है हर मुस्लिम इक्वल होता है। ठीक है, मुस्लिम के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता था। बट हमारे यहाँ पर मुस्लिम के बीच में डिस्टिंक्शन चालू हो गया। दैट मीन्स जो कन्वर्टेड मुस्लिम थे, ठीक है, जो इंडिया के जो दैट मीन्स हिंदू थे वो मुस्लिम बने। ठीक है, मुस्लिम बने ना, तो उनको बहुत ही इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था। और जो प्योर ब्लड वाले थे, जैसे जो अफगान से आए थे या टर्की से आए थे, उनको काफ़ी बड़ा माना जाता था। तो इनके बीच में डिवीजन थे, हमारे बीच में डिवीजन थे। साथ ही साथ देयर वॉज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है, हमारे पास साइंस एंड टेक नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे यहाँ पर वही गुरुकुल वाली शिक्षा दी जाती थी, जो काम की नहीं थी। ठीक है, तो ये सब पूरी कंडीशन थी। तो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। मराठास में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, आई नो इट, बट डोंट वरी, आपको मराठा आगे और डिस्कस होगा। तो अगर मराठा समझ में नहीं आया वैसे तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। मेनली यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया, और इसके बाद वो लोग जल्दी से रिकवर कर गए और इसके बाद ब्रिटिश के दोबारा फाइट करने लगे 1772 से। ठीक है, पहला एंग्लो मराठा वॉर होता है उस टाइम के आसपास। ठीक है, सिक्स हमने अच्छे से डिटेल में जाना। ट्रिपटाइट ट्रीटी हम ये पता है कब पढ़ेंगे? जब हम एंग्लो अफगान वॉर पढ़ेंगे, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर पढ़ेंगे, उस टाइम पे ये हुई थी। तो उस टाइम पे ज़्यादा बताऊंगा। बाकी ट्रीटी ऑफ अमृतसर आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुई थी, और मेडक्लेफ डेलीगेशन भेजा गया था। मतलब लॉर्ड मिंटो ने मेडक्लेफ साहब को भेजा गया था और उसको बोला गया था मेडक्लेफ डेलीगेशन। और 1809 में ट्रीटी साइन हुई थी, अमृतसर ट्रीटी, जिसमें बोला गया कि भैया आप अपनी जो टेरिटरी है वो सतलेज के आगे नहीं बढ़ाओगे, वहीं तक रुको। ठीक है, इसलिए उनका जो टेरिटरी कहाँ थी, झेलम टू सतलेज। महाराजा रंजीत सिंह आपको बता दिया, बारह मिस, नादिर शाह, आमिर अब्दाली सब बता दिया। टीपू सुल्तान के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हमने। माइसौर, टीपू के बारे में हमें जो कंट्रोवर्सी थी वो भी डिस्कस की। वी हैव टू बी इंडियन, नॉट हिंदू और मुस्लिम, ये भी बताया। बंगाल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, अवध के बारे में, हैदराबाद, और ये हमारे रीजनल स्टेट। तो आज का लेक्चर भाई होता है ख़त्म। काफ़ी मज़ा आ गया। तो आज की इस वीडियो में रहते हैं इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में और डिस्कस करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया।